कर दे। ओके चलो बेटा, आपने इससे पहले पढ़ लिया था। कूलाम का नियम पढ़ते हैं आज। तो कूलाम के नियम के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला तो आपको ये पता हो कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द पॉइंटेड चार्ज। ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। आवेश बिंदुवत होने चाहिए। और सेकंड, कूलाम का जो नियम है वो कूलाम का नियम एक तो बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है और सेकंड ये स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर द स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेशों के लिए। तो ये चीज, दो चीजें माइंड में रखें आप कि कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आपको ये पता हो कि इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंटेड चार्ज। ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है और दूसरा स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो सर ये बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदुवत आवेश। तो बिंदुवत आवेश को जान लेते हैं। जैसे ये एक वस्तु है, इस पर कुछ आवेश है। ये दूसरी वस्तु है जिस पर कुछ दूसरा आवेश है। इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, जैसे R दूरी पर रखे हुए हैं। तो बिंदु आवेश की डेफिनेशन क्या होती है? बिंदु आवेश होता है कि ये आवेशित जो वस्तुएं हैं उनका साइज इस दूरी की कंपेयर में बहुत ही छोटा हो। इसका साइज और इसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए और बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर दो आवेशित वस्तुएं जिनके बीच की दूरी उनके साइज की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, वस्तुओं का जो साइज है वो तो छोटा छोटा है और बीच की दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हम इन दोनों को बिंदुवत आवेश मान सकते हैं। ऐसे कैसे सर? जैसे आपका कोई साथी है, वो जस्ट आपके पास खड़ा है तो आपको उसका जो हूबहू साइज है वो दिखाई देगा। अगर वही आपका साथी बहुत ज़्यादा दूर चला जाए या किसी पहाड़ी वगैरह पे हो तो उसका साइज तो वही है, लेकिन आप दूर से देखोगे तो आपको वो छोटा दिखेगा। ऐसे ही जब दो आवेशित वस्तुओं का साइज इनके दूरी के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही छोटा हो तो इन्हें बिंदुवत आवेश मान सकते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर दो आवेशित वस्तुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है और वस्तुओं का आकार है वो बहुत ही छोटा है आवेशित वस्तुओं का, तो इन दोनों को हम बिंदुवत आवेश ट्रीट कर सकते हैं, मान सकते हैं। स्थिर तो हर बच्चा जानता है कि ये इसका वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, वेग जीरो होना चाहिए, और इसका भी वेग जीरो होना चाहिए। दोनों के दोनों स्थिर अवस्था में होना चाहिए, स्थैतिक आवेश होने चाहिए दोनों के दोनों। तो बेटा हमने जाना कि कूलाम के नियम बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है और दूसरा ये स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। मैंने मान लिया कि दो बिंदुवत आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। दोनों एक दूसरे से R दूरी के ऊपर स्थित हैं, तो दोनों में अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया क्या होती है? जैसे Q1 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस में आपको पता है प्रतिकर्षण होता है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो अन्योन्य क्रिया के कारण इस पर बल लगेगा। इस पर कौन लगाएगा? Q2 लगाएगा। और Q2 पर कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। ये फोर्स लगा एक पे, लगाया किसने? दो ने। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू। ये एक द्वारा दो के कारण अनुभव किया गया बल है। ऐसे ही दो के ऊपर एक लगाएगा, तो दिस इज फोर्स दो के ऊपर किसने लगाया? एक ने। दोनों में प्रतिकर्षण हुआ तो इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाला जो बल आता है, जैसे इस पर भी बल लग रहा है, इस पर भी बल लग रहा है, बाद में हम पढ़ लेंगे कि ये दोनों बल मान में बराबर होते हैं। मान लेता हूं अन्योन्य क्रिया के कारण जो विद्युत बल बना वो कितना बना? F। तो कूलाम ने ये बताया कि जो ये F होता है ना, अगर ये आवेश बड़े बड़े होंगे तो बल का मान बहुत ज़्यादा होगा। तो ये Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया के कारण जो बल आता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है। परिमाण कैसे सर? परिमाण आपको न तो ये देखना कि ये प्लस है या माइनस है, दोनों को ही रख दो आप। परिमाण रख दो, पहले का भी रख दो और दूसरे का भी रख दो। तो प्लस माइनस से हम क्या डिसाइड करेंगे? प्लस माइनस से हम डायरेक्शन देख लेंगे। जैसे मैंने ये बताया दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे बल आ जाएगा।
अगर एक प्लस होता और एक माइनस होता, जैसे ये माइनस होता और ये प्लस होता, तो आकर्षित करते तो बल ऐसे हो जाता। अगर दोनों माइनस होते तो प्रतिकर्षित करते तो बल ऐसे हो जाता। तो प्लस माइनस के आधार पे भी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम बल की दिशा बना लेंगे। ओके, अगर इसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो ये बल कम होगा, और पास पास होंगे तो बल ज़्यादा होगा। तो ये दूरी के वर्ग व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। इस बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन आपका सेकंड। बेटा कूलाम का नियम जब आप लिखें तो पहले चित्र बनाएं, उसके बाद ये दो इक्वेशन लिखें और इधर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट ये हो जाएगा, इस चीज़ को याद कर लें आप, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य बिंदुवत आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण लगने वाले स्थिर विद्युत बल का मान, या कूलामीय बल बोल सकते हैं आप, स्थिर विद्युत बल का मान यानी F का मान समानुपाती होता है अन्योन्य क्रिया में दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट और ये इक्वेशन आपका सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लिखूं, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लिखूंगा तो बोलो ज़रा क्या आएगा। सर आएगा F समानुपाती Q1 Q2, ये ऊपर था और नीचे क्या था R²। दोनों एक समीकरण 1 और 2 को साथ रख दिया मैंने। F समानुपाती का बेटा निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और इधर इस चैप्टर में कांस्टेंट आएगा K। अब K देखो, K कांस्टेंट हम पहले चैप्टर में छोटा K पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर में बड़ा K पढ़ेंगे, जिनके मायने अलग अलग हैं। दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये तो होता है स्थिर विद्युत की नियतांक, ये तो होता है स्थिर विद्युत की नियतांक, और ये होता है पराविद्युतांक। अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, कैपिटल के को, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी किसको पढ़ रहे हैं, स्मॉल के को। कैसे याद रहेगा किस में छोटा आएगा और किस में बड़ा आएगा, तो वेरी सिंपल, आप ऐसे जुगाड़ याद रख सकते हो कि छोटा के पहले चैप्टर में होगा और दूसरे चैप्टर में जाएगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैपिटल के हो जाएगा। आई यूज हेयर स्मॉल के। परिमाण को लिख दिया मैंने Q1 और Q2, अपॉन लिखा मैंने R² अपॉन R²। K, तो K की ये कूलाम का नियम है। सिंपल बच्चा कूलाम का नियम पूछे, अगर ये फॉर्मूला लिख देता है तो भी सही है। ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला आ गया। अब इस K के बारे में जानेंगे। K यहाँ स्थिर विद्युत की नियतांक है, K यहाँ स्थिर विद्युत की नियतांक है। K का क्या सूत्र होता है, तो K के बेटा दो सूत्र होते हैं। K का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कई बार हम लेंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें तो लिखा है मैंने एप्सिलॉन नॉट और इसमें लिखा है एप्सिलॉन। ये क्या है सर, अगर दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है तब तो हम ये लेंगे, जीरो लगा देंगे, कोई माध्यम नहीं है। अगर कोई माध्यम होगा तो इधर हम लेंगे हम एप्सिलॉन। बेटा K के दो फॉर्मूले बताए मैंने। K का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कब, जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात हो। ये एप्सिलॉन नॉट ये एक लेटर है जिसको, जैसे ये पाई होता है ना वैसे ये एप्सिलॉन होता है। तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता।
निर्वात की विद्युतशीलता। या के का मान हम कई बार फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। कब? जब दोनों आवेश मध्यम में हो। तो यह है मध्यम की विद्युतशीलता, मध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। वापिस आते हैं उसी फॉर्मूले पे। के का नाम याद हो आपके और के का सूत्र याद हो और के का मान कितना होता है। तो के का बेटा मान होता है आगे भी 9 और ऊपर भी 9, 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका मात्रक वहां से बन जाएगा इस सूत्र से। देखो यहां के है तो के का यहां से पक्षांतरण किया तो के बराबर देखो क्या आया, ये r² एफ के साथ गुणा आ जाएगा, एफ इंटू r² अपॉन बटे में आएगा Q1 Q2। यस सर। फोर्स का न्यूटन, दूरी का मीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, आवेश का कुलाम और इसका भी कुलाम, तो कुलाम का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी। अगर आप न्यूमेरिकलों को अप्रोच करना चाहते हैं तो इसके का मान याद रखें 9 गुणा 10 की पावर 9 और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट होता है, ये भी एक कांस्टेंट ही है। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12। इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक जैसे एप्सिलॉन नोट को इधर ले आऊं तो के बटे में आ जाएगा, 1/4 पाई का कोई होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक वही होगा जो के का आया, जस्ट उल्टा इसका, जो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो आई राइट हेयर कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बेटा ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो के बारे में हम बात करें, के क्या है? के एक स्थिर विद्युत की नियतांक है, समानुपाती स्थिरांक था जिसे क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की नियतांक। सर के का मान कितना होता है? के आगे भी 9 और ऊपर भी 9, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है बेटा। और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसके जो सूत्र 2 हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से माध्यम में है। निर्वात में है तो एप्सिलॉन नोट लेंगे और माध्यम में है तो एप्सिलॉन ले लेंगे। अब वापिस उसी फॉर्मूले पे आ जाता हूं। हमने ये देखा कि कुलाम के नियमानुसार जो बल का मान आया वो मान आया के स्थिर विद्युत की नियतांक, और जो अन्योन्य क्रिया में आवेश हैं वो Q1 और Q2 और अपॉन r²। मैं ये मान के चलता हूं कि ये दोनों आवेश थे, इनके बीच में निर्वात है, इनके बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? r, और दोनों प्लस के हैं तो इस पे बल लगा इधर, इस पे बल लगा इधर। तो निर्वात होने की कंडीशन में मैं के का मान लूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। सर मध्यम होता तो बेटा हम लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये नोट नहीं लगाते। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग माध्यम में बल का मान अलग अलग आएगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। जो स्थिर विद्युत का बल, स्थिर विद्युत बल जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है, अलग अलग माध्यम में इसका मान अलग अलग आता है। कुलाम ने ये देखा कि जब मैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितनी है उतनी रखूं, आवेश वही रखूं, आवेशों का मान चेंज नहीं करूं, दूरी का मान चेंज नहीं करूं, केवल बीच का माध्यम चेंज करूं, तो क्या बल बदल जाता है? तो कुलाम ने देखा बल का मान अलग अलग माध्यम में क्या आता है? अलग अलग। तो स्थिर विद्युत बल का मान माध्यम पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है सर? सबसे ज़्यादा लगता है निर्वात में। कुलामीय बल का मान किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है? तो कोई भी माध्यम नहीं होगा तो ज़्यादा होगा, निर्वात में अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। तो सर कम से कम किस में होता है? चालकों में 0 होता है। चालकों के में आवेश रख दोगे तो उनमें लगने वाला बल क्या हो जाएगा? बिल्कुल शून्य। आगे हम जान लेंगे कैसे हो जाएगा शून्य। ये 0 होता है चालकों में। तो सबसे ज़्यादा बल किस में? निर्वात में। और कौन से माध्यम में 0 होता है? तो चालकों में 0 होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर दो आवेशों को तांबे में रख दो या बीच में तांबा रख दो, तो तांबा क्या है बेटा? तांबा धातु है, सारे धातु क्या होते हैं? चालक होते हैं। तो इस बल का मान क्या हो जाएगा? 0।
सदिश रूप में, सदिश रूप में। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F एक सदिश राशि है, तो इस बल की दिशा में एकांक सदिश क्या ले लेंगे, आर कैप। आपको याद रखना है कि इस बल का मान कहाँ होगा, क्रियाकारी रेखा के अनुदिश। क्रियाकारी रेखा क्या होती है, क्रियाकारी रेखा जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन है, तो बल आएगा इस लाइन के अलोंग आएगा। जैसे ये दोनों प्लस होंगे तो बल इधर आ जाएगा बाहर की तरफ, लेकिन इस लाइन की डायरेक्शन में क्रियाकारी रेखा के अनुदिश। अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो दोनों में आकर्षण होगा, तो बल ऐसे रहेगा, इसका इधर आ जाएगा, इस पर इधर आ जाएगा, तब भी क्रियाकारी रेखा के अनुदिश। ऐसे नहीं होगा कि बल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसे नहीं होगा कि बल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो हम 3 बातें सीखे। कूलाम का नियम होता है वो कैसे आवेशों के लिए लागू होता है, बिंदुवत और स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। सेकंड, इस बल का जो मान होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों का गुणा करो और उसका परिमाण लो, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जो बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं वो केंद्रीय बल भी होते हैं और संरक्षी बल भी होते हैं। कैसे कैसे बल होते हैं, तो कूलाम का जो बल है वो केंद्रीय बल का उदाहरण है। इट इज सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल भी है, और केंद्रीय बल होने के साथ साथ ये कौन सा बल है, संरक्षी बल है। इसमें किया गया कार्य डिपेंड करेगा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, पथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए कैसा बल है, संरक्षी बल है। और सेकंड, ये कैसा बल है, केंद्रीय बल भी है ये। तो ये हमने पढ़ा कूलाम का नियम, और इसको अच्छे से याद करें।